Hi, this is Suresh. Today I will discuss with you second trade theory. That's name is the absolute cost theory or absolute cost advantage theory or absolute advantage given by Adam Smith. His popular book is An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation. This very theory is published in this book in 1776. So now firstly I will discuss with you practical example of this theory, and then I will explain the theory. Okay, let's start. You see, there is two there are two nations. First is the US and second is the UK in this table, and this shows the production towards downward and nation towards rightward. Okay, in first nation is the US and second is the UK. In production, wheat measures in bushels per hour, and second commodity is the second production is the cloth cloth measured in yards per hour. So there are two nations, they will produce wheat or cloth. Before the trade starting in between these two countries, US can produce 6 units of wheat bushels per labor hour.इट मीन्स जो यूएस है वो 6 यूनिट व्हीट बुशल्स की एक लेबर हावर से प्रोड्यूस कर सकता है, और या फिर यूएस कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यार्ड्स पर लेबर आवर, या फिर वो क्या कर सकता है अपने रिसोर्सेज से 4 यूनिट किसकी कपड़ों की क्लॉथ की एक लेबर आवर से प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है. ठीक है, इसी तरीके से बिना ट्रेड किए, बिना व्यापार किए या ट्रेड से पहले यूके जो है वो एक यूनिट यूके कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ व्हीट बुशल्स पर लेबर आवर. यूके क्या प्रोड्यूस कर सकता है 1 यूनिट, एक यूनिट कितने रिसोर्सेज को यूज़ करके 1 लेबर आवर. ठीक है, और या फिर यूके कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यार्ड्स पर लेबर आवर. जो यूके है या तो एक यूनिट व्हीट की प्रोड्यूस कर सकता है एक लेबर आवर यूज़ करके, या फिर 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यार्ड्स पर लेबर आवर, या फिर 5 यूनिट जो है कपड़े की प्रोड्यूस कर सकता है एक लेबर आवर. ठीक है, यहाँ लिखा है बाय स्पेशलाइजेशन. जब ये दोनों अपने अपने प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेंगे, महारत हासिल करेंगे, उसमें क्या होगा, जो यूएस है तो यूएस किस में स्पेशलाइज करेगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो वीट में करेगा, क्योंकि वीट में उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा है. ठीक है, तो वो वीट का प्रोडक्शन करेगा. इसको छोड़ करके दोनों में से एक का कर सकते हैं वो. ठीक है, तो क्लॉथ को छोड़ करके वीट का प्रोडक्शन करेगा, वीट में स्पेशलाइजेशन करेगा. ठीक है, तो यूएस इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट रादर देन क्लॉथ. ठीक है, जो यूएस है वो किस में एफिशिएंट है ज़्यादा, वीट प्रोडक्शन करने में. ठीक है, जो यूके है वो किसका प्रोडक्शन करेगा, किस में स्पेशलाइज करेगा, तो ये करेगा क्लॉथ में, क्योंकि ये एक यूनिट लेबर आवर से कितने 5 यूनिट किसकी क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा है, और वीट का सिर्फ 1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है. तो ये ज़्यादा एफिशिएंट किस में है, क्लॉथ में, यूके. ठीक है, तो यूके इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ रादर देन वीट. ठीक है, तो हमने इससे समझा कि जो यूएस है वो क्लॉथ को छोड़ करके किस में एफिशिएंट है, वीट के प्रोडक्शन में, और जो यूके है वो किसके प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, क्लॉथ के प्रोडक्शन में. ठीक है, नाउ डोमेस्टिकली एक्सचेंज रेट. जो एक्सचेंज रेट है मतलब आपस में वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डोमेस्टिकली, मतलब सेम कंट्री में. तो जो 6 यूनिट ऑफ वीट है वो किसके इक्वल है, 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ के. ठीक है, कैसे कि
जो इसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं वो पर आवर जो लेबर है वो यूज़ हो रहा है 6 यूनिट ऑफ वीट प्रोडक्शन करने में सेम लेबर आवर, और सेम लेबर आवर किसमें जो 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ है उसको यूज़ करने में, उसको प्रोडक्शन करने में यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेम लेबर या तो उससे आप 6 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर लो या फिर क्लॉथ का प्रोडक्शन कर लो 4 यूनिट। तो डोमेस्टिकली जो एक्सचेंज रेट है यूएस का वो क्या होगा, 6 वीट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इसी तरीके से यूके का जो एक्सचेंज रेट होगा वो क्या हो गया, वो क्या होगा 1 वीट इज इक्वल टू 5 क्लॉथ्स, 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अब जब ये ट्रेड करेंगे, ड्यूरिंग ट्रेड यूएस एक्सचेंज देयर 6 यूनिट्स ऑफ वीट बुशल्स विद 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय यूके। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर कोई कंट्री ट्रेड कर रहा है तो वो उसको क्या एक्सपेक्ट करेगा वो, कि उसको जो ऑलरेडी उसका डोमेस्टिकली एक्सचेंज रेट है उससे ज़्यादा क्या मिले उसको, प्रॉफिट मिले, उससे ज़्यादा उसको मुनाफा हो ट्रेड करने से, डोमेस्टिकली एक्सचेंज रेट से ज़्यादा एक्सचेंज मिले उसको, ट्रांजेक्शन मिले। तो जो यूएस है वो ये चाहेगा कि उसको 6 यूनिट वीट की एक्सपोर्ट करने से 6 यूनिट ही या फिर 4 यूनिट से ज़्यादा क्या मिले उसको, क्लॉथ मिले इसके बदले में। ठीक है, और फॉर यूके 6 वीट लेबर पर हावर, जो 6 वीट की यूनिट है वो किसके बराबर है, 6 लेबर पर हावर। कैसे, जैसे कि ये एक लेबर हावर में यूके 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो 6 लेबर हावर में कितने, 6 यूनिट का 6 वीट बुशल्स का प्रोडक्शन करेगा। तो 6 वीट बुशल्स इज इक्वल टू 6 लेबर पर आवर। तो 6 लेबर पर आवर किसके इक्वल होगा, और या तो ये 6 वीट बुशल्स का प्रोडक्शन करेगा या फिर उसको यूज़ करके क्या करेगा 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। कैसे कि 1 लेबर पर आवर में 5 यूनिट्स बनाएगा, तो 6 लेबर पर आवर में 5 इंटू 6 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। तो यूके गेव 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ आउट ऑफ 30 क्लॉथ्स। जो यूएस से ये ट्रेड करेगा तो यूएस क्या देगा इसको, 6 यूनिट्स ऑफ वीट बुशल्स, और इस बदले में क्या लेगा 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। तो और 6 यूनिट ऑफ वीट किसके बराबर है यहाँ, 30 क्लॉथ्स के बराबर या फिर 6 लेबर आवर के बराबर। तो जो यूके है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा और 30 क्लॉथ्स में से 6 यूनिट ऑफ क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा किसको, यूएस को, विच इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग 6 लेबर आवर। और इसमें से इसको बचेगा क्या, तो 24 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बच गए। तो सो गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जो ट्रेड से गेन होगा वो क्या होगा, इट मीन्स यूएस गेन 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ, क्योंकि इसको 6 यूनिट ऑफ वीट के एक्सपोर्ट से कितना यूनिट ऑफ क्लॉथ मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है, और डोमेस्टिकली इसका एक्सचेंज रेट कितना है 4। तो इसको कितना बेनिफिट हुआ, 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ का। तो यूएस, इट मीन्स यूएस गेन 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ और हाफ लेबर आवर कैसे कि ये 4 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है 1 लेबर आवर में। तो और इसको गेन कितना हुआ है, 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ्स का। ठीक है, इसलिए 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ, और हम कह सकते हैं इसको हाफ लेबर आवर। ठीक है, थ्रू ट्रेड एंड यूकेज गेन, यूके का जो गेन है वो कितना हुआ, 24 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, 24 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, बिकॉज 6 यूनिट ऑफ क्लॉथ इज गेव बाय यूके, और अबाउट 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आवर, और लगभग 5 घंटे लेबर आवर के इसका जो यूके का गेन हुआ। ठीक है, ये था इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मर्केंटलिस्ट है वो 16 to 18 सेंचुरी में
ग्रुप ऑफ मैन था जिन्होंने क्या लिखे थे, एसेज लिखे थे और पैम्पलेट्स लिखे थे ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड दैट एडवोकेटेड एन इकोनॉमिक फिलोसफी, जो किसके बारे में थे, इकोनॉमिक फिलोसफी के बारे में, जिसको क्या बोला गया, नोन एज मर्केंटलिज्म, और उनके विचार को मर्केंटलिज्म कहा गया। दे अप्रूव, वे उन्होंने क्या अप्रूव किया, किसके फेवर में थे वे, इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, कि इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है, एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर दैन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट है जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, इनफ्लोज ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड है, सिल्वर, इनका इनफ्लो होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इंक्रीजिंग ओन आर्मीज़, वो क्या चाहते थे कि खुद की आर्मीज़ है जो आर्म फोर्स है उसको इंक्रीज़ करे, कॉलोनीज़ को इंक्रीज़ करे एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करे, ठीक है। ट्रेड इज़ जीरो सम गेम, और उन्होंने क्या बोला था कि जो ट्रेड है वो जीरो सम गेम है, और जीरो सम गेम का क्या मतलब था कि जो एक नेशन का लॉस होगा वो ही सेम लॉस दूसरे नेशन के गेन के बराबर होगा, ठीक है। ये था मर्केंटलिस्ट के बारे में। और इसी को जो ट्रेड इज जीरो सम गेम है, ये एक क्वेश्चन बन गया था कि अगर ट्रेड जीरो सम गेम होगा तो जो नेशंस हैं वो ट्रेड करेंगे ही क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है, जैसे कि हमने बताया गया। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, जो थॉट दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो ट्रेड का बेस होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का क्या मतलब है, जैसे कि आगे है, टू नेशंस ट्रेड विद ईच अदर वॉलंटरीली, ये तो मर्केंटलिज्म ने भी बोला था कि जो दो नेशंस हैं वो अपनी इच्छा से व्यापार करेंगे, बट एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि बोथ नेशंस मस्ट गेन, दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। और मर्केंटलिस्ट ने क्या बोला था कि एक ये ट्रेड क्या है, जीरो सम गेम है, एक नेशन को लाभ होगा तो दूसरे को क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। उसके बाद इफ़ वन नेशन गेन, अगर एक नेशन को गेन हो रहा है, सॉरी, इफ़ वन नेशन गेन नथिंग और लॉस्ट, अगर एक नेशन को कुछ भी गेन नहीं हो रहा और उसको लॉस हो रहा है, इट वुड सिंपली रिफ्यूज़ द ट्रेड, वो क्या करेगा, सिंपल साधारण तरीके से कह सकते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा, ट्रेड करेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है बट हाउ डज दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड है वो कैसे अराइज होगा, ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर डू दिस गेन फ्रॉम ट्रेड कम, और जो ये गेन होगा ट्रेड से वो कहाँ से आएगा। हमने तो यही देखा है कि एक नेशन का प्रॉफिट होगा तो दूसरे का लॉस होगा, लेकिन एडम स्मिथ साहब कह रहे हैं कि दोनों का क्या होगा, बेनिफिट होगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है। तो इसके जो सिंपल से एक्सप्लेनेशन है इसको देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी, ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो उनकी एब्सोल्यूट कॉस्ट है, कॉस्ट एडवांटेज है, उसके ऊपर ट्रेड की क्या होगा, बेस्ड होगा। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल इफ़ वन कंट्री कुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी, ये कब बेनिफिशियल होगा, जब वन कंट्री कुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज और ओवर द अदर कंट्री, कि जो इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा एक कमोडिटी का किसके ऊपर, दूसरी कंट्री पर, एंड अदर कंट्री कुड, और दूसरी कंट्री का क्या होगा, इन टर्न प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी, और जो दूसरी कंट्री है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, जो दूसरी कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करेगी एट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट, और इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज किस पर होगा, जो फर्स्ट नेशन था उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट, जैसे कि जो यूएस था वो मोर एफिशिएंट था देन और हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, और उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज था किसमें, अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी में, वीट के प्रोडक्शन में, बट इट लेस एफिशिएंट देन, और लेस एफिशिएंट किस में था वो, और एन हैज़ एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू द अदर नेशन, और लेस एफिशिएंट किस में था, क्लॉथ के प्रोडक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे नेशन के, इन प्रोड्यूसिंग अ सेकेंड कमोडिटी, देन बोथ नेशंस कैन गेन, तब क्या करेंगे, दोनों नेशन को गेन होगा, दोनों नेशन को प्रॉफिट होगा, बाय ईच स्पेशलाइज किया ना उन्होंने, यूएस ने स्पेशलाइज किया वीट प्रोडक्शन में एंड यूके ने स्पेशलाइज किया क्लॉथ प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज, और किसका किस में फ़ायदा था, एब्सोल्यूट एडवांटेज था यूएस का वीट प्रोडक्शन में,
एब्सोल्यूट एडवांटेज था, और यूके का किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज था, क्लोथ प्रोडक्शन में, बाय एक्सचेंजिंग पार्ट्स ऑफ इट्स आउटपुट, और इसके पार्ट्स है मतलब सरप्लस है उसको एक्सचेंज करेंगे विद द अदर नेशन, दूसरे नेशन के साथ, फॉर द कोमोडिटीज़ ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, और किस कोमोडिटीज़ के साथ जिसमें इनका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, मतलब जिसमें ये लेस एफिशिएंट है, उसको इंपोर्ट करेंगे। बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा, और बाय दिस प्रोसेस और यूटिलाइज्ड इन द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो यूटिलाइज हो जाएंगे इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, सबसे बेहतरीन तरीके से, एंड द आउटपुट ऑफ बोथ कमोडिटीज़ विल राइज, और जो आउटपुट है दोनों कमोडिटीज़ की, दोनों गुड्स का, वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और दिस इंक्रीज़ इन द आउटपुट ऑफ बोथ, जो ये इंक्रीज़ है, इंक्रीमेंट है, राइज है, किसमें, कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में या आउटपुट के प्रोडक्शन में, मेजर्स, क्या मेजर करेगा ये, द गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, जो गेन होगा, जो लाभ होगा स्पेशलाइजेशन करने से, इन प्रोडक्शन अवेलेबल टू बी डिवाइडेड, जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का सरप्लस है उसको, और जो अवेलेबल होगा किसमें, टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टू नेशंस थ्रू ट्रेड, और वो क्या किस में डिवाइड होगा, दोनों नेशंस के बीच में गेन्स है वो डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये थी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी की। अब इसकी आती है अजम्पशंस। तो इसके अजम्पशंस में पहले अजम्पशंस है 2x2 मॉडल और थ्योरी, इसे 2x1 मॉडल और थ्योरी बोला गया है। क्यों, जो फर्स्ट 2 है ये किसको दर्शा रहा है, 2 नेशंस को, ठीक है, यूएस एंड यूके, एंड सेकंड 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 कमोडिटीज़ को, इस व्हीट एंड क्लॉथ, जैसे हमने एग्जांपल में लिया। ठीक है, एंड ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। ठीक है, नाउ सेकंड अजम्पशन इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको मानती है, सिर्फ लेबर को। थर्ड वन इज़ द कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, जो एडम स्मिथ साहब हैं उन्होंने क्या बताया है कि ईच जो ट्रेडिंग नेशन है वो क्या करेगा, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा। ठीक है, फोर्थ है लेजीज फेयर, लेजीज फेयर का मतलब है हैंड्स ऑफ कर देना, मतलब किसी का भी कंट्रोल ना होना। तो जो मर्केंटलिस्ट थे उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, लेकिन एडम स्मिथ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, लेजीज फेयर, मतलब नो गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्री ट्रेड, जो ट्रेड होगा वो फ्री होगा, मतलब नो रेस्ट्रिक्शंस, नो टैरिफ्स, नो कोटा, नो टैक्सेस। ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है सामान को इधर से उधर लेकर जाने में, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, एंड फैक्टर्स आर मोबाइल विद इन नेशन, जो फैक्टर्स है, फैक्टर किसको माना गया है इसमें, सिर्फ लेबर को, और वो क्या है, मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं विद इन नेशन, सिर्फ एक कंट्री के अंदर। जैसे कि यूके के जो फैक्टर हैं, यूके की जो लेबर है उसको यूके में ही कहीं भी ले जाया जा सकता है प्रोडक्शन करने के लिए, बट एंड इमोबाइल क्रॉस बॉर्डर्स ऑफ द नेशन, लेकिन वो इमोबाइल हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र उनको नहीं किया जा सकता, मतलब वो दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टेंट कॉस्ट है, जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन करने की, जो लागत होगी वो क्या, कांस्टेंट रहेगी, सीमित रहेगी। ठीक है, नो टेक्नोलॉजी चेंज, और टेक्नोलॉजी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। दीज आर द ऑल अजम्पशंस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नाउ जो अजम्पशंस होती हैं उनके बेस पे ही क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो क्रिटिसिज्म को देखते हैं, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो कि इसकी एजम्पशन थी, विच अज्यूम्ड, जिसने क्या अज्यूम किया था, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में क्या अज्यूम करती है, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। जो लेबर है सिर्फ वही प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है, प्रोडक्शन के अदर फैक्टर्स जिनको इसमें इग्नोर किया गया है वो कौन से हैं, जैसे कि कैपिटल है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है, एक्सेट्रा। नाउ कॉस्ट कांट बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी टाइम, जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की लागत है, वो
प्रत्येक समय कांस्टेंट नहीं रह सकती, ठीक है, वो कभी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। ये हाईलाइटेड जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर बेस्ड अगली थ्योरी है जो कि रिकार्डो की है, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसको देखते हैं। इफ़ वन नेशन, अगर एक नेशन का एब्सोल्यूट एडवांटेज और एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, क्या है वो, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एफिशिएंट है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में अगर वो एफिशिएंट है, एंड अदर नेशन इज़ लेस एफिशिएंट, और जो दूसरा नेशन है वो वह लेस एफिशिएंट है, मतलब कम बेहतर है इन प्रोडक्शन ऑफ द सेम गुड्स, और उन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में जो दूसरा नेशन है वो क्या है, लेस एफिशिएंट है, देन हाउ मच पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड बिटवीन दोज कंट्रीज़, तब इसमें ट्रेड करने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर एडम स्मिथ साहब नहीं दे पाए, जो कि अगले वीडियो में, अगली थ्योरी में दिया गया है, किसके द्वारा, रिकार्डो के द्वारा, कि अगर दोनों कमोडिटीज़ हैं जो वो उनके प्रोडक्शन में एक कंट्री एफिशिएंट है और जो दूसरी कंट्री है वो लेस एफिशिएंट है, तो क्या इन दोनों के बीच ट्रेड होगा, या ट्रेड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर आगे दिया गया, ठीक है, अगली वीडियो में होगा। दिस थ्योरी वाज फेल्ड, यह थ्योरी फेल हो गई, टू एक्सप्लेन द अबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये फेल हो गई। दिस थ्योरी एक्सप्लेन ओनली लिटिल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये किसको एक्सप्लेन करती है, सिर्फ छोटे से पार्ट को इंटरनेशनल ट्रेड के। Now, conclusion, we can say that absolute advantage theory only explain little part of the international trade, and it opens the door for further research for the topic. किस टॉपिक के लिए इसने डोर ओपन कर दिया, how those countries can exchange their goods in which one has absolute advantage in production of both goods and other one has absolute disadvantage in production of both goods। इसका मतलब है कि जो एक कंट्री है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, और सेम गुड्स के प्रोडक्शन में दूसरी जो कंट्री है उसका क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज कैसे हुआ, ट्रेड कैसे हुआ, यही इसका कंक्लूजन है। ये इसमें इसके लिए क्या किया इसने, ओपन्स द डोर फॉर फर्दर रिसर्च, इस पर रिसर्च के लिए इसने डोर्स को ओपन कर दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।